मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस जो दूसरी बुक का चल रहा था चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति, उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में और उसके साथ साथ हरित क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है और पहली पंचवर्षीय योजना की विशेषता। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की क्या विशेषता थी और उसके साथ साथ पढ़ेंगे हरित क्रांति क्या है, उसके लाभ और हानि। तो हेडिंग है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक, सेकेंड पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, और यहीं पर यह भी आ सकता है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, दूसरी पढ़ रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो हमारा इसके साथ साथ अंतर भी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को शुरू हुई। तो प्रश्न आएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 1 अप्रैल 1956 में। फिर दूसरा पॉइंट है कि इस परियोजना जो योजना, इसका मॉडल का नाम क्या था। तो इसके मॉडल का नाम था नेहरू महाल नोविस मॉडल, ठीक। तो याद रखना, पेपर में आ सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल का नाम क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल का नाम नेहरू महाल नोविस मॉडल था। तीसरा पॉइंट है कि इस पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, तो याद रखना है उद्योगों पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया, तो उद्योग पर, ठीक। फिर बताना है कि इसका लक्ष्य क्या रखा गया। तो याद रखना कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया तीव्र गति से विकास, ठीक है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 1 अप्रैल 1956 में। फिर आएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल का नाम क्या था, तो नेहरू महाल नोविस मॉडल। फिर आएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, तो उद्योग पर। फिर आएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया, तीव्र गति से विकास। फिर ये जानना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तीन प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए। 3 प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए। 3 प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए, ठीक है। 3 प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें पहले का नाम है भिलाई इस्पात उद्योग, ठीक, भिलाई इस्पात उद्योग, ठीक। तो प्रश्न आ सकता है कि भिलाई इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है, तो वर्तमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, ठीक, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा प्रमुख इस्पात उद्योग केंद्र क्या नाम था, तो राउरकेला, ठीक, राउरकेला इस्पात उद्योग, सॉरी, ठीक है, राउरकेला इस्पात उद्योग, ठीक है। तो राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो ये उड़ीसा में स्थापित हुआ, ठीक। कहाँ स्थापित हुआ, तो उड़ीसा में। और तीसरा बताना है, तीसरा क्या था, तो बोकारो, ठीक, नहीं, दुर्गापुर, ठीक, दुर्गापुर इस्पात उद्योग केंद्र, दुर्गापुर इस्पात उद्योग केंद्र। तो दुर्गापुर इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो याद रखना है पश्चिम बंगाल। कहाँ स्थापित हुआ, पश्चिम बंगाल में, ठीक। तो इस तरह से दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए,
तो आपको पेपर में पूछ सकता है कि ये कहाँ कहाँ स्थित है, तो हमने बता दिया नाम कहाँ कहाँ स्थित है। फिर बताया गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये सारी चीज़ें स्थापित की गई। और पूछे कि भिलाई जो है ये किस देश की सहायता से यह उद्योग स्थापित किया गया, तो याद रखना है सोवियत संघ की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, ठीक, यह स्थापित किया गया। इसके अलावा ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना अब हम अंतर यहीं पे बता देते हैं ताकि आपको याद रखना है, प्रश्न आ जाए अंतर में। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य धीमी गति से विकास, दूसरी का लक्ष्य तीव्र गति से विकास दर। पहली में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 बड़े बांध स्थापित किए गए और यहाँ पर उद्योगों को बढ़ाने के लिए 3 बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए। तो इस तरह से इन पंचवर्षीय योजना जो पहली और दूसरी का जो प्रमुख अंतर था ये हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन है हरित क्रांति। क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या है, कब लाई गई, क्यों लाई गई, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है कि हरित क्रांति, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग हमेशा हर बार ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। तो क्वेश्चन है कि हरित क्रांति, ठीक, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा लिखना है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें एक एक पॉइंट विस्तार से समझना है क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। तो हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले तो बताना है कि हरित क्रांति, ठीक, हरित क्रांति कब लाई गई। तो हरित क्रांति कब की बात है, तो 1960 के दशक में, 1960 के दशक में, ठीक। तो पहला पॉइंट हो गया कब लाई गई, तो 1960 के दशक में। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 1966 में, ठीक। तो याद रखना कि पहला पॉइंट हो गया कि हरित क्रांति कब लाई गई, तो 1960 के दशक में। दूसरा पॉइंट है कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ठीक, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ठीक। तो ये हो गया कि हरित क्रांति कब लाई गई और इसका अर्थ क्या है। प्रश्न आता है कि हरित क्रांति क्यों लाई गई, लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कहा जाता है कि एक तो भारत में क्या थी, भूखमरी, तो भूखमरी को दूर करने के लिए और अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए, अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर, ठीक, आत्मनिर्भर। तो याद रखना कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, ठीक, और भूखमरी को दूर करने के लिए, ठीक। तो याद रखना कि हरित क्रांति क्यों लाई गई, तो भारत में भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, तो भूखमरी को दूर करने के लिए और अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए या बनाने के लिए भारत में हरित क्रांति लाई गई। फिर प्रश्न आता है कि हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, मतलब किसकी सहायता से हरित क्रांति लाई गई थी या कौन लाया। तो लाने का श्रेय M.S. स्वामीनाथन, M.S. स्वामीनाथन को जाता है, मतलब भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय M.S. स्वामीनाथन को जाता है, इसीलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो M.S. स्वामीनाथन। अगर ऐसे पूछ दे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक, नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें संपूर्ण विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो याद रखना कि भारत में पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक, तो M.S. स्वामीनाथन,
और अगर पूछे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि हरित क्रांति भारत के किन क्षेत्रों में लाई गई? हरित क्रांति भारत के किन क्षेत्रों में लाई गई? तो हरित क्रांति भारत के 3 क्षेत्रों में लाई गई, 3 राज्यों में कह सकते हैं। कौन कौन? एक तो पंजाब, ठीक, दूसरा हरियाणा, ठीक, और तीसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। याद रखना ये सारे क्वेश्चन है, कुछ कहीं भी आ सकता है कि हरित क्रांति किन क्षेत्रों में नहीं लाई गई, तो हमें तीनों का याद होना चाहिए। फिर इसमें पॉइंट है कि हरित क्रांति में किन चीज़ों पर बल दिया गया, किन पर बल दिया गया, ठीक, या इनकी शर्तें क्या थी। अब इसकी 3 मुख्य शर्तें थीं। पहला था उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, जिसे नाम क्या दिया गया? HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी। दूसरा है अच्छे उर्वरक, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग, ठीक, और तीसरा है पर्याप्त सिंचाई, पर्याप्त सिंचाई, ठीक। तो याद रखना है, ये तो हो गया प्रश्न कि हरित क्रांति का परिचय हमने पढ़ लिया कि हरित क्रांति कब लाई गई, क्यों लाई गई, अर्थ क्या है, लाने का श्रेय किसे जाता है, किन क्षेत्रों में लाया गया, इसकी क्या शर्तें हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि हरित क्रांति का प्रभाव। तो हेडिंग क्या है? हरित क्रांति का प्रभाव। यहाँ से कई क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो अब हमें लिखना है कि हरित क्रांति का प्रभाव, ठीक। हेडिंग डालेंगे हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, ठीक। तो याद रखना हेडिंग क्या है कि हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। 2 आता है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक, सकारात्मक प्रभाव और बताना है नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ठीक। अब सकारात्मक में क्या बताना है कि हरित क्रांति के कारण भारत अनाजों के मामले में, अनाजों के मामले में क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया, ठीक, आत्मनिर्भर। तो यहाँ बताना है कि भारत में अनाजों के मामले में हरित क्रांति के कारण भारत अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। कैसे? तो हरित क्रांति के कारण गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। खास करके कहा जाता है कि गेहूं के उत्पादन में 20 गुना वृद्धि हुई, अर्थात अनाजों के उत्पादन में इतना ज़्यादा वृद्धि हुई कि अब भारत ने अनाजों के आयात के बदले में निर्यात करना शुरू कर दिया। तो हरित क्रांति का पहला प्रभाव क्या हुआ कि भारत अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। और यह बता देना है कि अनाजों का उत्पादन इतना बड़ा, विशेष करके गेहूं और चावल, कि अब भारत इनका निर्यात करने लगा। दूसरा क्या है? दूसरा है रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, ठीक है। तो दूसरा हो गया हेडिंग रोजगार में वृद्धि। इसमें बता देना है कि हरित क्रांति के कारण जब अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई तो अनाजों का व्यापार किया जाने लगा। जब व्यापार हुआ तो उस व्यापार के दौरान लोगों को रोजगार मिला, इससे लोगों के रोजगार में वृद्धि हुई। और लिख सकते हैं कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार, ठीक है, जीवन स्तर में सुधार। अब इसका मतलब कि हरित क्रांति के कारण जब अनाजों का उत्पादन ज़्यादा हुआ, तो जब ज़्यादा हुआ तो लोगों ने बेचने लगे, उससे उनके पास आमदनी अधिक हुई और आमदनी अधिक होने से उनकी स्थिति अच्छी हो गई। अब हमें बताना है नकारात्मक। नकारात्मक में जो पहला पॉइंट बताना है आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता, ठीक, विषमता या कह सकते हैं असमानता, ठीक। क्या बताना है कि हरित क्रांति के कारण
भारत में आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई। क्या मतलब हुआ कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई गई वे तो अपेक्षाकृत समृद्ध बन गए, जबकि अन्य राज्य के लोग अपेक्षाकृत गरीब थे। गरीब का मतलब कि इनकी अपेक्षा वहाँ उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। दोबारा सुनना है कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई गई वहाँ समृद्धि अधिक हुई, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, जबकि अन्य राज्यों के लोगों की स्थिति सामान्य बनी रही। ठीक, तो इससे उनके बीच में जो अंतर बढ़ा उसको नाम दिया जाता है आर्थिक असमानता या विषमता। तो हरित क्रांति के कारण लोगों में आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि जहाँ हरित क्रांति लाई गई वहाँ के लोगों की स्थिति तो अच्छी हो गई और अन्य क्षेत्रों में स्थिति सामान्य रही। दूसरा नुकसान क्या हुआ? दूसरा नुकसान ये हुआ कि जब हरित क्रांति के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तो जब उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है उससे ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है उसमें क्या होती है? कमी। तो बताना है कि हरित क्रांति के कारण अधिक उर्वरकों के प्रयोग से ज़मीन की जो उपजाऊपन है, ज़मीन का जो उपजाऊपन या उपजाऊ, ठीक है, ज़मीन के उपजाऊ में अधिक उर्वरकों के प्रयोग से ज़मीन के उपजाऊ में क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक, कमी का मतलब कैसे बता देना है, इसको व्याख्या करना है कि अधिक जब उर्वरकों का प्रयोग किया गया तो इससे ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो गई। तो इसको हमें से बताना है कि अधिक उर्वरकों के प्रयोग से ज़मीन की उर्वरा शक्ति में कमी आई। ज़मीन की उर्वरा शक्ति में क्या हुई? कमी। तो इस तरह से हरित क्रांति के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े और हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिया। एक तो दूसरी पंचवर्षीय योजना और अंतर भी बता दिया और हरित क्रांति क्या वो बता दिया। ठीक है, इस तरह से इसमें हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बता दिया। अब अन्य कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है जो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।